नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल साहित्य निधि में। दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ मन्नू भंडारी जी की लिखी कहानी नकली हीरे। आइए सुनते हैं आज की कहानी। किसी भी गाड़ी की आवाज़ सुनती तो मिसेस सरन चौंक उठती। उनकी इस अधीरता को लक्ष्य करके पास बैठी मिसेस गुजराल ने कहा, बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रही हो बहन का, क्यों? नहीं तो बेचैनी कैसी? और फिर अपने को भरसक स्वाभाविक बनाने के लिए सारा ध्यान हाथ की सलाइयों पर केंद्रित करके स्वर में ज़रा लापरवाही का पुट देकर बोली, सोच रही थी मैं खुद उसे स्टेशन लेने नहीं गई, इस बात का उसे बुरा ज़रूर लगेगा। पर भाई, कुछ भी हो, अपनी प्रेस्टीज और पोजीशन का कुछ तो ख्याल रखना ही पड़ता है। अब नौकर ड्राइवर के सामने वो थर्ड क्लास से उतरती या सेकंड क्लास में से ही उतरती तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता। किसी कार की घर से उनका वाक्य अधूरा ही रह गया। न चाहते हुए भी उनका ध्यान उधर ही चला गया। वह आ रही है, यही बड़ी बात समझिए। नहीं तो एक बार जब संबंधों में तनाव आ जाता है तो। गुजराल का इस प्रकार उनकी पोजीशन को अहमियत न देकर बहन के आने को अहमियत देना शायद उन्हें ज़रा भी बर्दाश्त नहीं हुआ। सो बात को बीच में ही काट कर बड़ी ठसक से बोली, आएगी क्यों नहीं? बुलाने पर तो वह 10 बार आएगी और सिर के बल आएगी। संबंध भी कौन उसने तोड़े थे, वह तो हम लोगों ने ही तोड़ लिए थे। पर जब इन गर्मियों में पापा ने ही उसे अपने यहाँ बुला लिया तो मैंने भी सोचा, लाओ मैं भी बुला ही लूँ। महीना 20 दिन सुख में काट जाएगी बेचारी। सलाइयों पर चलते हाथ थाम कर उन्होंने एक बार बड़ी उड़ती सी नज़र गुजराल के चेहरे पर डाली, शायद अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने के लिए, और फिर नज़रें अपने ताने बाने पर जमाती हुई बोली, 15-16 साल की उम्र में तो ऐसी बेवकूफ़ी करते लड़कियों को देखा है, पर यूँ पढ़ लिख कर समझदार होकर अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते नहीं देखा। बड़े बड़े रजवाड़ों से तो इसके लिए संबंध आए थे। उन सबको छोड़कर पापा को तो इतना शौक लगा कि बेचारे आधे रह गए। और एक ठंडा निश्वास छोड़कर वे ज़रा रुकी। गुजराल में हज़ारों बार की सुनी इस राजे रजवाड़ों वाली गाथा को सुनने का धैर्य नहीं था, और वह जानती थी कि यदि रोका नहीं गया तो अभी ये सरन उन सारी रियासतों के नाम और स्थिति का विस्तृत वर्णन भी आरंभ कर देगी। इसलिए सारी बात पर विराम चिन्ह सा लगाती हुई कुछ उत्साह भरे स्वर में बोली, अब कहाँ राजा महाराजा और कहाँ के रजवाड़े, सब खत्म हुए, और जात पात को तो अब कौन मानता है। आजकल तो ये सब आम बात हो गई है। सरन बुरी तरह कट गई। जात पात को तो हम भी नहीं मानते, पर आदमी की पोजीशन भी तो कुछ होती है। कहाँ पापा एक बड़ी स्टेट के एक्स प्राइम मिनिस्टर और कहाँ एक फटीचर कॉलेज में पढ़ाने वाला। 500 रुपये तो वह अपने जेब खर्च के लिए लेती थी, और अब इतने में सारी गृहस्थी चलानी पड़ती होगी। प्रेम का सारा नशा हवा हो गया होगा। रो रही होगी अपनी किस्मत को। गुजराल घड़ी देखकर उठती हुई बोली, अब तो आती ही होगी। मैं चली। शाम को हो सके तो क्लब लेकर आना, वहीं मुलाकात करेंगे। और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वह मुड़कर पीछे के दरवाजे से चली गई। सब जलती हैं कमबख्त, सरन बुदबुदाई। तभी लाल बजरी की सड़क पर तैरती हुई एक बड़ी गाड़ी पोर्टिको में आकर खड़ी हो गई। सरन एक क्षण के लिए जैसे तय ही नहीं कर पाई थी कि कितनी आत्मीयता से वह बहन से मिले, कि इंदु स्वयं ही गाड़ी का फाटक खोलकर बिखरे बाल और अस्त व्यस्त कपड़े लिए दौड़ती हुई आई
और दीदी कहकर सरन से लिपट गई। सरन शायद इस तरह के व्यवहार के लिए कदापि तैयार नहीं थी। अपने को छुड़ाते हुए बोली, अच्छी तो है, चल चल अंदर चल। उनका सारा ध्यान आसपास खड़े नौकर चाकरों पर और इंदु की सिलवटों से भरी हैंडलूम की साधारण सी साड़ी पर था, और वे शायद महसूस कर रही थी कि जिस ऑकवर्ड स्थिति से बचने के लिए वे स्टेशन नहीं गई, वो यहाँ उपस्थित हो ही गई। नहा धोकर गीले बाल अपनी पीठ पर फैलाए जब इंदु सरन के पास आकर बैठी तो सरन उसे एकटक यूं देखती रही मानो किसी अपरिचित को देख रही हूँ। इंदु के भरे भरे और कुंदन जैसे रंग वाले शरीर पर साधारण सी साड़ी लिपटी थी। जेवर के नाम पर गले में केवल एक मंगलसूत्र था। उन्हें लग रहा था यही रूप कीमती वस्त्रों में लिपटता तो कैसा निखर उठता। इंदु का मन नहीं करता होगा अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को। उनका सारा ऐश्वर्य देखकर उसे अपने आभाव क्या और नहीं खलने लगेंगे। एकाएक ही उनका मन द्रवित हो गया। जीजा जी कब तक लौटेंगे दीदी? सच, मैं तो बड़े बुरे मौके पर आई। न बच्चे हैं न जीजा जी। कितना अरसा हो गया है सबसे मिले भी। ये कहाँ घर रह पाते हैं। काम ही इतना बढ़ा लिया है कि मरने तक को फुर्सत नहीं मिलती। अभी अभी 3 नई मिलें बम्बई में और सेट की हैं। मैं तो कहती हूँ क्या होगा इन सब का। जो है वही 2 पीढ़ी तक ख़त्म नहीं होने का। पर ये माने तब ना। फिर एकाएक ही प्रसंग बदल कर बोली, तेरे पतिदेव कैसे हैं? पूछने वाला ढंग कुछ ऐसा था कि इंदु बुरा भी मान सकती थी, पर वह बड़ी ही सहज स्वाभाविक मुस्कान के साथ बोली, अच्छे हैं। फिर मौन। सरन कभी कभी उड़ती नज़र से इंदु को देख लेती। वह प्रतीक्षा कर रही थी कि इंदु कुछ बोलेगी। शायद उसे बहुत कुछ कहना होगा, पर वह खिड़की के पार शून्य में जाने कहाँ नज़रें टिकाए बैठी थी। थोड़ी देर बाद एकाएक सरन की ओर देखकर बोली, तुम बड़ी दुबली हो गई हो दीदी। 2 साल से ही तो तुम्हें नहीं देखा, पर बड़ी कमज़ोर कमज़ोर लग रही हो। क्या बात है? रंग भी कैसा फीका फीका सा पड़ गया है। ले, दुबली क्यों होंगी? सारे दिन तो फलों का रस पीती हूँ और टॉनिक खाती हूँ। हाँ, यहाँ की आब हवा ज़रूर अच्छी नहीं है। दोनों फिर चुप हो गईं। तभी नौकर ने सूचना दी कि खाना तैयार है। लगा जैसे यही एक आधार मिला। सरन उठी और पीछे पीछे इंदु उठी। एक एक कमरे में हज़ारों रुपए का फर्नीचर, कारपेट्स और पर्दे लगे हुए थे। कहीं सफाई का और कहीं कुछ मरम्मत का आदेश देती सरन रुकती रुकती जा रही थी। तो मेरे यहाँ पहली बार ही आई है। हाँ, इंदु का संक्षिप्त सा उत्तर था। सरन बराबर ही महसूस कर रही थी कि इंदु आने के बाद से ही कुछ खिन्न सी हो चली है। बोल कितना कम रही है। इस उदासी का कारण भी वे जानती हैं और बहुत चाह भी रही हैं कि अपना ऐश्वर्य उसे न दिखाएं, पर छिपाएं भी कहाँ। और सच तो ये है कि जितनी प्रबल इच्छा छिपाने की हो रही है, उससे ज़्यादा बताने की। खाने के कमरे में आए तो अनेक व्यंजनों से भरी मेज पर गर्व भरी दृष्टि डालकर बोली, तुझे जो जो पसंद हो वही बता दे, शाम से वही सब बन जाया करेगा। मैं तो सब खाती हूँ। प्लेट को अपनी ओर सरकाकर सब्जी लेते हुए इंदु ने कहा। स्वर की लापरवाही सरन को अच्छी नहीं लगी। क्यों, अब वे सब नखरे नहीं रहे क्या? पहले तो तेरे बड़े मिजाज थे खाने के मामले में। वह बचपन की बातें थी, अब क्या? हंसते हुए इंदु ने कहा। सरन ने गौर किया, हंसती हुई इंदु कुछ ज़्यादा सुंदर लगती है। तो अब क्या हो गया?
मुझे तो खाने का अभी भी बहुत नखरा है। फिर जैसे न चाहते हुए भी उनके मुंह से निकल गया, हाँ, नखरा निभाने के साधन होने चाहिए। यूँ कहकर स्वयं लगा कि ज़रा कड़ी बात उन्होंने कह दी, पर बात निकल चुकी थी। दोनों फिर चुपचाप खाने लगीं। संध्या को चाय पीने के लिए दोनों बाहर लॉन में आईं। हरी मखमली घास पर सफ़ेद पेंट किया हुआ सिंगापुरी केन का सेट हाथीदांत की तरह चमक रहा था और बगीचे में चारों ओर खुशहाली जैसे बिखरी पड़ी थी। इसी जगह से कोठी का सबसे सुंदर व्यू दिखाई देता था। इंदु चाय बनाने लगी तो उसके हाथ से केटली लेकर सरन स्वयं चाय बनाने लगी। वह इंदु का ध्यान किसी भी काम में अटका कर नहीं रखना चाहती थी। वह चाह रही थी इंदु उनकी कोठी को देखे, उनके बगीचे को देखे, बगीचे की रौनक को देखे। चाय का पहला घूंट भी नहीं पिया था कि नौकर ने बड़े अदब से एक नीला लिफाफा सामने पेश किया और इंदु ने इस आश्वस्त भाव से हाथ बढ़ाया, मानो वह अच्छी तरह जानती थी कि यह उसका है, मानो वह उसकी प्रतीक्षा में ही थी। ये क्या, आज आई और आज ही चिट्ठी भी आ गई मास्टर जी की? अपार आश्चर्य से सरन ने पूछा। इंदु केवल मुस्कुरा दी। अब यह तो कैसे बताती कि उसके रवाना होने के 2 दिन पहले ही यह चिट्ठी पोस्ट कर दी गई थी। बस उसके गालों के गढ़ों के चारों ओर बड़ी ही आकर्षक सुर्खी फैल गई। लिफाफे को उसने बिना खोले ही हाथ में दबा लिया। मिसेस सरन को न चाय पसंद आई, न चाय के साथ का नाश्ता। खानसामे की जगह पास खड़े बैरे पर ही उन्होंने सारा गुस्सा निकाल दिया। उनकी मित्र मंडली में से 2-3 के टेलीफोन आए कि बहन को लेकर क्लब आओ, पर उन्होंने सबको यही जवाब दिया कि आज वह थकी हुई है, कल लेकर आऊँगी। आज वे चाह रही थीं कि इंदु के पास बैठकर कुछ बातें करे। सवेरे से दोनों के बीच जाने कैसा अवरोध आया हुआ है कि कुछ बोल ही नहीं पाती। साथ खाया, साथ बैठी, पर दोनों चुपचाप। इंदु जब से आई है शायद अपनी ओर से कुछ बोली ही नहीं। बस कुछ पूछो तो संक्षिप्त सा उत्तर दे देती है। बोलेगी भी क्या बेचारी, महसूस तो करती ही होगी कि बोलने लायक वह रही ही कहाँ। कोई बात नहीं, वे ही बोलेंगी। लाख गलती कर बैठे, है तो आखिर छोटी बहन ही। माँ के मरने के बाद जब तक वह हॉस्टल नहीं चली गई थी, उन्होंने ही उसकी सबसे ज़्यादा देखभाल की थी। वे इंदु के कमरे में घुसी, देखा दरवाजे की ओर पीठ किए वह लिखने की मेज पर बैठी कुछ लिख रही है। पास पहुंचकर देखा सामने एक पत्र खुला पड़ा है और वह पैड पर कुछ लिख रही है, शायद पत्र का उत्तर। दीदी को आया देख पैड बंद करती हुई बोली, आइए दीदी, बैठिए। सरन पलंग पर बैठ गई। इंदु ने अपनी कुर्सी घुमा ली। कुछ देर तक फिर एक विचित्र सा मौन छाया रहा। इंदु, बहुत ही स्नेहसिक्त स्वर में सरन बोली। इंदु ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर नज़र सरन के चेहरे पर जमा दी। सवेरे से तुझसे तो कोई बात ही नहीं हुई। क्या करूं? इतना बड़ा घर और देखभाल करने वाली मैं अकेली, जिधर ना देखूं उधर ही अंधेर। इंदु थोड़ा सा मुस्कुरा दी, मानो कह रही हो कि बात न कर पाने की उसे कोई शिकायत नहीं। देख रही हूँ तू भी बहुत बदल गई है, बहुत चुप रहने लगी है। लगता है जैसे अंदर ही अंदर कहीं कोई। आगे सरन से कुछ कहा न गया। कौन, मैं? नहीं तो, इंदु ने उत्तर दिया। साल भर तक गुस्से में हम लोगों ने तुझसे संबंध तोड़ लिए, यही समझ ले हमारे संस्कार थे। पर ये खून के संबंध भी कभी यूं टूटते हैं भला?
लेकिन लगता है कि तू अभी भी मान किए बैठी है। इंदु सरन को यूं देख रही थी मानो समझ ही नहीं रही हो कि यह सब किस बात की भूमिका हो सकती है। अपने सुख दुख की बात हमसे नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? कैसा सुख दुख? मैं तो बहुत खुश हूँ, इंदु ने मुस्कुराते हुए कहा। पर सरन को लगा कि यह मुस्कुराहट भी निर्जीव है। खुश शब्द का भी केवल उच्चारण भर किया, मन में कहीं खुशी नहीं है। स्वर को और कोमल बनाकर बोली, देख, बाहर वालों के सामने तो ढकना ही पड़ता है, हम भी ढकते हैं, पर अपनों से कैसा दुराव। फिर कुछ रुक कर बोली, पापा ने लिखा था कि 15 दिनों के लिए उनके पास गई तो मास्टर जी ने 5 दिन में ही बुला लिया। कहीं आने जाने की छूट भी नहीं देते हैं शायद। सरन बड़े गौर से इंदु की ओर देखे जा रही थी, कहीं तो आकर वह खुले। इंदु उसी प्रकार मुस्कुराती हुई बोली, अरे वह तो हमारी एक ज़रूरी मीटिंग थी, इसलिए जाना पड़ा, नहीं तो मुझे भी सब प्रकार की छूट है। पैसे की तकलीफ़ भी कम नहीं होगी। कैसे तू घर चलाती होगी, कैसे क्या करती होगी? उसके अनालंकृत शरीर पर नज़र दौड़ाते हुए सरन ने कहा, तू चाहे ना मान इंदु, पर बच्चों का जितना हित माँ बाप देखते हैं, कौन देख सकता है भला? हम तीनों बहनों के संबंध पापा ने किए और भगवान का दिया सभी सुख आज हमारे पास है। वे अनुभवी होते हैं, आदमी की परख उनको होती है, जानते हैं कहाँ और किसके साथ उनकी संतान सुखी रह सकती है। मेम साहब, टेलीफोन है। किसका? सुरजीत मेम साहब का। बोला ज़रूरी काम है। अच्छा चलो आते हैं। और एक भरपूर नज़र इंदु के चेहरे पर डालकर वे चली गईं। मन में संतोष था, आज अच्छी खासी भूमिका हो गई, कल तक इंदु अपने आप खुल जाएगी। रात में सोने से पहले उन्होंने एक बार फिर इंदु के कमरे की ओर झांका। वह वैसे ही दरवाजे की ओर पीठ किए कुछ पढ़ या लिख रही थी। अभी भी पत्र ही चल रहा है क्या? बिना इंदु के कमरे में घुसे वह अपने कमरे में चली गई और बत्ती बुझाकर सो गई। रात बड़ी देर तक इंदु के कमरे से प्रकाश छन छन कर आता रहा। वे सोचती रहीं, क्या कर रही है वह बैठी बैठी, क्या लिखते होंगे ये पत्रों में। विवाह को इतने वर्ष हो गए, उन्होंने तो कभी पत्र नहीं लिखे। क्लब जाने के लिए जब सरन और इंदु गाड़ी में बैठी तो इंदु ने शायद पहली बार अपनी ओर से प्रश्न किया, कैसा क्लब है दीदी, क्या क्या होता है वहाँ? उसका ध्यान सरन के गहनों, भड़कीले वस्त्रों और गहरे मेकअप पर था। अरे क्लब क्या, यहाँ का सबसे अच्छा रेस्तरां है। हम 8-10 फ्रेंड 4 बजे से 6 बजे तक के लिए यहाँ इकट्ठी हो जाती हैं। बस गपशप खाना पीना चलता है, अच्छा समय बीत जाता है। लाल बत्ती हो जाने से गाड़ी खड़ी हुई और मौका पाते ही एक भिखारिन खिड़की में से सिर घुसाकर गिड़गिड़ाने लगी। सरन ने भौहें चढ़ाकर उसे झिड़का और खिड़की का कांच चढ़ाकर पर्स से सेंटेड रुमाल निकालकर नाक पर रख लिया। फिर इंदु से पूछा, तुम्हारे नागपुर की सोशल लाइफ कैसी है? क्या एक्टिविटीज़ होती रहती हैं तुम लोगों की? बस यूँ ही, कोई ख़ास नहीं। फिर वही छोटा सा उत्तर। मुकेम्बो के सामने गाड़ी रुकी तो आगे आगे सरन और पीछे पीछे इंदु उतरी। दरवाजे पर खड़े वर्दीधारी दरबान ने अटेंशन की स्थिति में खड़े होकर तपाक से सलाम ठोका और दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो गया। साड़ी की पटलियों को ठीक करके सरन ने 2 सीढ़ियाँ चढ़ीं और गर्दन को हल्का सा झटका देकर अंदर घुस गईं। देखा,
अंदर सारी मजलिस जम चुकी थी और किसी बात पर बड़े ज़ोर का ठहाका लग रहा था। इनको आते देखकर एकाएक ही चुप हो गईं। सरन को लगा जैसे बात उन्हीं को लेकर हो रही थी, तभी तो सब यूँ चुप हो गईं। उस दिन की पार्टी की होस्टेस सुरजीत कौर ने खड़े होकर इंदु का स्वागत किया। सबकी नज़रें भी उसी पर जमी थी। सरन ने बड़े औपचारिक ढंग से सबसे परिचय करवाया। बीना और निक्की को देखकर उनका मन कुछ भारी हो गया। वे दोनों बहुत ही कम आती हैं और जब भी आती हैं कुछ न कुछ ऐसी बात अवश्य हो जाती है कि सरन का मूड बिगड़ जाता है। सरन अच्छी तरह जानती हैं आज इंदु की बात सुनकर दोनों आई हैं और एकाएक ही उनका ध्यान इंदु की साधारण सी नागपुरी साड़ी और अनालंकृत रूप पर चला गया। उन्होंने इंदु से कितना कहा था कि उनसे लेकर कोई अच्छी साड़ी पहन ले, कुछ जेवर पहन ले, यहाँ सब बड़े बड़े घर की कल्चर्ड औरतें जमा होंगी। पर वह भी अपनी ज़िद पर अड़ी रही। यह भी उसका अपना इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। अच्छा है, अब बने सबके बीच मजाक की पात्री, उनका क्या, वे भी सबके साथ मिल जाएंगी। गलती उसने की है तो वे कहाँ कहाँ से बचाती फिरेंगी। फिर सबकी ओर उन्होंने नज़र डाली। जिन्होंने काफ़ी मामूली कपड़े पहन रखे थे, वे भी इंदु की साड़ी से बहुत बढ़िया थे। सुरजीत ने मीनू कार्ड इंदु की ओर बढ़ाते हुए कहा, बोलिए आपके लिए क्या मंगवाया जाए। कार्ड पर सरसरी सी नज़र डालकर इंदु ने कहा, पाइनएप्पल जूस। और सरन, तुम क्या लोगी? जो तुम खिला पिला दोगी। हम तो हमेशा होस्टेस की मेहरबानी पर ज़िंदा रहते हैं। और सरन अपनी ही बात पर हंस पड़ी। बीना ने कांटे पर आलू चॉप के टुकड़ों को बड़े कौशल से संभालते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता सुरजीत, मिसेस सरन तो सरन साहब की अनुपस्थिति में एकदम वैरागिन हो जाती है। कुछ भी खिला पिला दो बेचारी को। लो, अच्छी याद दिलाई, निक्की बोली और पास बैठी बीना के कंधे को अपने कंधे का हल्का सा धक्का देकर बोली, आपके लिए एक खुशखबरी है मिसेस सरन। मिसेस सरन एक तो बीना और निक्की की किसी भी बात में शरीक होना नहीं चाहती थीं। दूसरे, उनका ध्यान इस समय इंदु की ओर चला गया, जो गुजराल से हंस हंस कर बातें कर रही थी। कल से चुप रहने वाली इंदु आखिर गुजराल से क्या बातें कर रही होगी। पर निक्की थी कि खुशखबरी सुनाकर ही मानी और आवाज़ को इतना बुलंद करके बोली कि अपने ही खाने और अपनी ही बातों में व्यस्त मजलिस के हर व्यक्ति के कानों तक वह पहुंच जाए। अनीता आज रात के प्लेन से बम्बई जा रही है। सरन साहब के पास कोई संदेशा भिजवाना हो तो भिजवा दीजिए। और वह होठों ही होठों में बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुरा दी। सरन ने सभी के चेहरों पर वैसी ही दबी दबी मुस्कुराहट देखी तो पूरी तरह कट गई। उतने ही तेज स्वर में बोली, खुशखबरी के लिए धन्यवाद निक्की, पर यहाँ तो ऑफिस से हर तीसरे दिन आदमी जाता है। अभी कल ही साहब ने बम्बई से यह साड़ी भेजी है। पहनी हुई साड़ी की ओर संकेत करके उन्होंने कहा, पर तभी जाने कैसे उनके हाथ के प्याले से थोड़ी सी कॉफ़ी छलककर साड़ी पर गिर गई। आय हाय, साड़ी बिगड़ गई। प्याले को मेज पर रखकर नैपकिन से कॉफ़ी पोंछते हुए वे झल्लाई हुई सी बोली, लगता है अच्छे मन से नहीं भेजी है साड़ी सरन साहब ने। देखो ना, आते ही खराब हो गई। बाथरूम की ओर जाती हुई सरन ने बात सुनी, फिर भी ऐसी बन गई मानो कुछ सुना ही नहीं। बस एक बार उड़ती नज़र से इंदु की ओर ज़रूर देखा। सरन साड़ी धोकर निकली तो फिर बैठी नहीं। सुरजीत की ओर देखकर बोली, आज चलेंगे। इंदु को कलकत्ता भी घुमाना है, कुछ जगह मिलाना जुलाना भी है। फिर इंदु की ओर देखकर उठने का संकेत किया।
किसी ने रुकने का आग्रह भी नहीं किया। सुरजीत कौर दरवाजे तक छोड़ने आई। गाड़ी में बैठी तो सरन का मूड बुरी तरह ऑफ हो रहा था। अपने आप को बड़ा कल्चर्ड समझती है, बदतमीज़ कहीं की। सब की सब जलती हैं। हम सब बराबरी के ही तो थे, पर सरन साहब इतना आगे बढ़ गए, मिलों पर मिलें खोलते जा रहे हैं, तो यूँ उल्टी सीधी बातें करके बदनाम करती हैं। और भी न जाने क्या क्या वे बोले चली जा रही थी, पर शायद उन्हें खुद नहीं मालूम था कि यह सब कहकर वे इंदु के सामने सफाई पेश कर रही हैं या अपने मन को तसल्ली दे रही हैं। घर पहुँचे तो नौकर ने कल की तरह का एक नीला लिफाफा लाकर इंदु के सामने पेश कर दिया। यह क्या, आज फिर चिट्ठी? तेरे मास्टर जी के पास सारे दिन चिट्ठियाँ लिखने के सिवाय और कोई काम नहीं है क्या? उसी झल्लाहट में वे कह गईं। इंदु ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चिट्ठी लेकर अपने कमरे में चली गई। खाना खाने के बाद मिसेस सरन ने कई बार सोचा कि इंदु के कमरे में जाएं, कल की अधूरी बातों का सिलसिला जोड़ें, पर गई नहीं। 3 दिन और बीत गए। सरन ने इंदु को कलकत्ते के सारे अच्छे रेस्तरां में घुमाया, दर्शनीय स्थान दिखाए, कलकत्ता क्लब दिखाया। जहाँ जहाँ सरन ले गई इंदु गई, पर बातचीत दोनों में विशेष नहीं हो पाती। साथ रहकर भी सरन बराबर एक दूरी सी महसूस कर रही थी, एक विचित्र तनाव सा महसूस कर रही थी। इंदु की ओर से शायद वैसा कोई प्रयत्न भी नहीं था। खाली समय में वह किताब लेकर अपने कमरे में बैठी रहती। उस दिन संध्या को लॉन में बैठी दोनों चाय पी रही थी। इंदु ने पूछा, जीजाजी की कोई चिट्ठी नहीं आई दीदी? वे कब आ रहे हैं? आ जाते तो मैं भी मिल लेती। सरन हंसी। चिट्ठी? अरे उन्हें कहाँ फुर्सत है चिट्ठी लिखने की। हम तो भाई जब ज़रूरत हुई ट्रंक पर बात कर लेते हैं। जितनी देर चाहो कर लो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। तो फिर आज बुक कीजिए ना ट्रंक, मैं भी एक बार बात कर ही लूँ। सरन ने सेक्रेटरी को बुलाकर आदेश दिया, रात 11 के बाद बम्बई के लिए ट्रंक बुक कीजिए, साहब से बात करेंगे। चाय समाप्त करके इंदु को लेकर अपने जौहरी की दुकान पर पहुंची। बड़े तपाक से स्वागत हुआ। सरन ने कुछ नए डिज़ाइन के अच्छे अच्छे सेट निकालने को कहा। देखते ही देखते सारा काउंटर मखमली डिब्बों से भर गया। ले, इनमें से एक सेट पसंद कर ले। सरन ने सामने फैले जगमगाते हुए डिब्बों की ओर संकेत करके कहा। सेठ जी एक के बाद एक डिब्बे खोलते ही चले जा रहे थे और उनके मतानुसार हर सेट अपनी तरह का अनोखा सेट था। कौन, मैं? कुछ आश्चर्य से इंदु ने पूछा। मैं तो ये सब नहीं पहनती दीदी। मैं अपनी ओर से दे रही हूँ, अब पहनना, सरन ने कहा और ढेर में से एक सेट निकाल कर बोली, देख ये कैसा है, पहन कर देख, तुझ पर खूब खिलेगा। बीच में ही सेठ जी बोले, अरे साहब इसकी तो बात ही मत पूछिए, 5 सेट के ऑर्डर तो आ रखे हैं, जो भी देखता है बिना पसंद किए नहीं जाता। सरन के बढ़े हुए हाथ से सेट लेकर वापस उसे काउंटर पर रखते हुए इंदु ने कहा, मैं सचमुच ही नहीं पहनती दीदी, लेकर क्या करूँगी। और सरन कुछ कहती उसके पहले ही बोली, तुम ज़रा ये सब देखो, जितने में मैं सामने वाली दुकान से होकर आती हूँ। और वह उतरकर सामने की किताबों वाली दुकान पर चली गई। सरन ने अपने को बड़ा अपमानित सा महसूस किया। एक क्षण तो वह इंदु का जाना देखती रही, फिर उन जेवरों में खो गई। बहुत छानबीन करके उन्होंने एक हीरे का हार पसंद किया। गले में डालकर आदमकद शीशे के सामने खड़ी होकर हर एंगल से उन्होंने। इंदु हाथ में एक पैकेट लिए लौट आई थी, शायद किताबें लेकर आई थी।
पर उन्होंने उसे देखकर भी नहीं देखा, ना कुछ पूछा ही। इंदु ने शायद सरन की बेरुखी भांप ली। शायद उसे यह भी लगा कि इनकार करके वह जाती कर गई, इसीलिए स्वयं ही आगे आकर बोली, इसे ले लीजिए, आप पर बड़ा सुंदर लग रहा है दीदी। सरन शीशे में पड़ते इंदु के प्रतिबिंब को देखकर ही बोली, 70,000 मांग रहे हैं। फिर दोनों हाथ पीछे ले जाकर हुक खोलती हुई बोली, यहाँ तो मन पर चढ़ने की बात है, चढ़ गया तो ले ही लूँगी। फिर सेठ जी से कहा, अभी तो पैक करवा दीजिए, फाइनल जवाब 2 दिन बाद दूँगी। ज़रा 2-4 लोगों से और पसंद करवा लूँ। ज़रूर ज़रूर, हार को वापस केस में जमाते हुए सेठ जी बोले, इसके बारे में 2 राय हो ही नहीं सकती। आप 2-4 को छोड़ 10 को दिखा दीजिए। दोनों लौट पड़ी। रात 12 बजे के करीब ट्रंक की लाइन मिली। इंदु सरन के कमरे में ही बैठी थी। बड़ी फुर्ती से सरन ने रिसीवर उठाया। हेलो, हाँ, मैं मिसेस सरन। कौन? राम सिंह? साहब को दो, साहब को, हम ज़रा बात करेंगे। और सरन ने राम सिंह की मोटी किंतु स्पष्ट आवाज़ में सुना, साहब तो हुजूर अनीता मेम साहब के साथ डांस पर गए हैं, आने से हम बोल देगा। बात करने को उत्सुक इंदु ने पूछा, क्या हुआ है या नहीं? रिसीवर को वापस पटकते हुए सरन ने कहा, ये तो है ही नहीं। अच्छी जान मुसीबत में कर रखी है इन्होंने अपनी, दिन में चैन न रात में। और एक हल्की सर्द सी आह निकल गई उनके मुख से। इंदु चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। दूसरे दिन सवेरे ही इंदु के पास नागपुर से तार आ गया कि फ़ौरन चली आओ। सरन ने चिढ़कर कहा, ये भी कोई बात हुई भला? बहन के पास रहने का हक भी नहीं है तुम्हें? पापा के पास भेजा तो यूँ बुला लिया, यहाँ भेजा तो तार आ गया, जैसे वे ही तेरे सब कुछ हैं, हम कुछ हैं ही नहीं। बात ये है दीदी कि उन्हें, और इंदु का चेहरा सुर्ख हो गया और सरन से जाने की अनुमति लेने के लिए वह मुस्कुराई तो गालों के वे गड्ढे और गहरे हो गए। कुछ बात नहीं है, मैं तार करवा देती हूँ कि अभी नहीं जाएगी। नहीं नहीं, जाना तो मुझे होगा ही। बात यह है कि अब तुम्हें क्या बताऊं। और इंदु चुप हो गई। सरन एकटक इंदु का चेहरा देख रही थी। उन्हें लगा वे चाहे लाख मना करें पर सामने खड़ी मुस्कुराती इंदु जाकर ही मानेगी। और सचमुच ही शाम की गाड़ी से इंदु ने जाने की तैयारी कर ली। सरन ने उसके लिए फर्स्ट क्लास का टिकट मंगवा दिया और बहुत इनकार करने पर भी फल और मिठाई के टोकरे तैयार करवा दिए। दोनों पोर्टिको में खड़ी थीं और सामान कार पर रखा जा रहा था। सरन की आंखें नम हो आईं। बड़े ही स्नेह भरे स्वर में बोली, देख इंदु, कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो निसंकोच भाव से लिखना। हम लाख बुरे हों फिर भी तेरे अपने ही हैं। आप भी कैसी बातें करती हैं दीदी। आप लोगों से नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी भला। आप लोगों के सिवाय मेरा है ही कौन। इस बार इंदु का स्वर भी भरा गया। इंदु की छोटी सी अटैची और एक टोकरी को लिए नौकर उतर रहा था कि जाने कैसे उसका पैर फिसल गया और दोनों चीज़ों सहित वह नीचे जाकर चारों खाने चित्त हो गया। ड्राइवर ने नौकर को संभाला। अर्दली ने लुढ़कती हुई टोकरी को। अटैची खुल गई थी और उसका सामान इधर उधर बिखर गया था। सामान के साथ ही 4-5 नीले लिफाफे भी फरफराकर इधर उधर बिखर गए थे। सरन एकाएक उन लिफाफों को ही देखती रही। इंदु ने जल्दी से झुककर सारा सामान वापस अटैची में भर लिया और होंठों पर मुस्कुराहट और आंखों में आंसू लिए अंतिम बार
हाथ जोड़कर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी इंदु को लेकर चली गई। जब तक गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई तब तक सरन एकटक उस ओर ही देखती रही। फिर एक निश्वास छोड़कर भारी कदमों से लौट आई। कुछ देर तक वह निरुद्देश्य सी इस कमरे से उस कमरे में घूमती रही। फिर अपने कमरे में आकर सेफ खोला तो सामने ही कल वाला हीरे का हार रखा दिखाई दिया। उन्होंने उसे निकाल लिया और खोलकर देर तक उसे इधर उधर करके देखती रहीं। एकाएक ही उन्हें लगा, इन हीरों में तो चमक ही नहीं, ये तो नकली हैं। कल जौहरी उनके साथ धोखा कर गया। इतने विश्वास का जौहरी और धोखा, कल जाने कैसे उन्हें भ्रम हो गया। उन्होंने फिर एक बार गौर से देखा, नहीं नहीं, ये हीरे नहीं हो सकते, इतने फीके और मंदे, बिल्कुल सादे कांच के टुकड़ों की तरह। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा सुनाई गई यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।